एमआई वर्सेस एलएसजी दोनों टीमें इस आईपीएल से बाहर हो चुकी हैं और मेरे हिसाब से तो 3 टीमें ऐसी हैं जिनका खेल खत्म हो चुका है और इस आईपीएल में अब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए खेल रही हैं। एक है केकेआर की टीम, दूसरा है मुंबई और तीसरा है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। अगर आप अभी पॉइंट्स टेबल पर नजर डालो तो केकेआर की टीम के 5 पॉइंट जरूर हैं, लेकिन केकेआर की टीम को 1 पॉइंट वो पंजाब गेम में एक्स्ट्रा मिल गया था, वो एक वजह है। और उसके अलावा अभी जो करंट स्टेटस है वहाँ पर 8 में से सिर्फ 2 मैचेस जो है वो केकेआर की टीम ने जीते हैं। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट का कितना बेनिफिट उनको मिल सकता है, यहाँ से यह है कि सभी मैचेस जीतेंगे तो उनकी कहानी जरूर बनेगी। उसके अलावा मुंबई इंडियंस हालत बद से बदतर होती हुई चली जा रही है। हर मैच के साथ ये कहा जाता है कि यहाँ से सारे जीतने हैं तो पहुँच सकते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से सारे जीतने हैं तो पहुँच सकते हैं, लेकिन अभी की हालत यह है कि 9 में से सिर्फ 2 मैच इस टीम ने जीते हैं, 4 पॉइंट हैं। यहाँ से मान लीजिए सारे मैचेस जीत लेते हैं, यानी 5 मैचेस जीत लेते हैं, तब भी ये सिर्फ 14 पर पहुँचेंगे। और मैं आज गारंटी से कह सकता हूँ कि 14 पर क्वालिफिकेशन नहीं होगा। मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो बाहर हो चुकी है। उसके बाद एलएसजी की टीम 8 में से 2 मैच उन्होंने जीते हुए हैं, पॉइंट्स हैं उनके 4। तो इनके लिए अभी यह है कि सारे मैचेस जीते हैं, 16 पर पहुंच सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन सही बात बताऊं, इसमें से कोई भी टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकती। सिर्फ एक ही तरीका है कि कैलकुलेट करते रहिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकालते रहिए कि ये टीम पहुंच सकती है, ऐसे पहुंच सकती है, वैसे पहुंच सकती है, इसको हरा सकती है, उसको हरा सकती है। बट सही मायनों में अभी आईपीएल बहुत दूर है। ऑलमोस्ट 5 मैचेस हर टीम के बचे हुए हैं और इन टीमों की हालत ऐसी हो गई है। हाँ, 2 मैच 3 मैच होते हैं तो कई बार हो जाता है, प्रोबेबिलिटी में आप उस तरह से उस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां पर दूसरे टीमों पर भी आपके नतीजे डिपेंड होते हैं, वो भी आपके फेवर में आ जाते हैं और आप क्वालिफाई कर जाते हैं। जैसा आरसीबी के साथ कुछ सीजन पहले हुआ था कि उनको अपने मैचेस भी जीतने थे, दूसरे मैचेस भी अपने फेवर में चाहिए थे और वो सब कुछ हो गया था। लेकिन यहाँ पर एक मैच नहीं है, यहाँ पर 5 मैचेस आपके खुद के हैं, फिर दूसरी टीमों के नतीजे भी होंगे, तो इतना तो नहीं होता। मतलब थोड़ा बहुत होता है तो चलता है, लेकिन इतना होता हुआ मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा। बाकी टॉप ऑफ द टेबल अगर आप बात करो तो पंजाब, आरसीबी, एसआरएच, आज की डेट में ये 3 टीमें टॉप 3 लग रही हैं। बाकी जो चौथी पोजीशन के लिए लड़ती हुई टीमें नजर आ रही हैं उसमें राजस्थान रॉयल्स भी है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स और जो बाकी ऊपर की टीमें हैं ये ऑलमोस्ट सेम पेज पे हैं। अभी की सिचुएशन में देखो तो यही 4 टीमें आपको लग रही हैं। उसके बाद जीटी, सीएसके, डीसी, ये चौथी पोजीशन की लड़ने वाली टीमें हैं। बट इंटरेस्टिंग ये है कि एसआरएच की टीम इस वक्त राइट टाइम पर पीक कर रही है, आरसीबी 2 मैचेस हारी है, तो कहानी अभी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऊपर की बैटल बड़ी मजेदार है। अभी भी आप ये गारंटी से नहीं कह सकते कि टॉप की 2 टीमें कौन सी होंगी और फिर उसके बाद नंबर 3 और नंबर 4 कौन सी होंगी, क्योंकि डीसी ने अपना मैच जीत लिया तो शायद उन्होंने अपने लिए अभी उम्मीदें जिंदा रखी हैं। सीएसके ने अपना मैच जीता तो सीएसके लिए भी सेम स्टोरी है। जीटी 10 पॉइंट्स पर ऑलरेडी है, तो इस वक्त पॉइंट्स टेबल बड़ी मजेदार है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 3 टीमें ऑलमोस्ट रेस से बाहर हो चुकी हैं। अब बात मुंबई इंडियंस की करें कि इस टीम को हो क्या गया है। ये टीम बद से बदतर होती हुई चली जा रही है और ऐसा तो है नहीं कि इस टीम में प्लेयर्स नहीं है यार, एक से बढ़ के एक प्लेयर हैं। और अगर ये चेंजेस भी करें तो क्या करें, मुंबई इंडियंस को तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार प्लेयर जो हमारे लिए सालों साल अच्छा खेलते रहे, ट्रॉफी जिताते रहे, और अभी ऐसा नहीं है कि उनका दौर गुजर गया, इन प्लेयर को खिलाया नहीं जा सकता, ये प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सकते। अब तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, ये सब तो करंट प्लेयर है ना। इंडियन टीम को अभी अभी T20 वर्ल्ड कप जिता के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। हाँ, कुछ प्लेयर हैं, लाइक बॉलिंग में अगर मैं जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल ट्रेंट बोल्ट, उनका दौर मुझे लगता है कि खत्म हो चुका है। और ट्रेंट बोल्ट वो प्लेयर नहीं है जो आपको आईपीएल के लेवल पर मैचेस जिता सकते हैं। और ये मैं कई प्लेयर्स के साथ देखता हूँ जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दी है, अपनी नेशनल टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं। उनके लिए इवन फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी दिक्कत हो रही है। जो लोग रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलते वो प्रॉब्लम है, वो आप निकोलस पूरन के साथ भी देख रहे हैं, वो आपने थोड़ा बहुत हेनरिच क्लासन के साथ भी देखी। बट हेनरिच क्लासन के साथ मैंने ये देखा कि जैसे जैसे आईपीएल जाता गया वो लय में आते गए, बैटिंग इंप्रूवमेंट आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। और हेनरिच क्लासन दोबारा से वैसा ही प्लेयर आपको नजर आने लग गया जैसा वो कुछ साल पहले नजर आता था। तो ये हर प्लेयर के साथ सेम नहीं हो सकता। और फिर फास्ट बॉलिंग डिफरेंट स्टोरी भी है ना, बैटिंग एक डिफरेंट स्टोरी है और फास्ट बॉलिंग जो है, क्योंकि इधर एज का भी मैटर है, ट्रेंट बोल्ट के साथ एज भी तो बढ़ रही है। तो मेरे हिसाब से तो मुंबई इंडियंस को अब अगले सीजन की तैयारी कर देनी चाहिए और प्लेयर पॉइंट आउट कर लेने चाहिए कि कौन कौन से प्लेयर्स को हमें बाहर कर देना चाहिए। और जैसे इनकी टीम में 2 और धुरंधर हैं, दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर। अब इन प्लेयर्स के ऊपर दांव आपको तब लगाना चाहिए जब आपकी टीम पूरी हो।
इन प्लेयर्स को आप कभी मेन प्लेयर नहीं बना सकते। आप दीपक चहर का इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछले कुछ सालों का तो कम से कम देख लीजिए, वो पिछले 4-5 सालों में इंजर्ड ही रहे। जब वो सीएसके की टीम में भी थे तो इंजर्ड हो रहे थे, 14-14 करोड़ रुपए उनको मिल रहे थे, बट वो आके एक मैच खेले फिर इंजर्ड हो गए, इंडियन टीम में आए एक मैच खेले फिर इंजर्ड हो गए। इसी वजह से इंडियन सेलेक्टर्स ने एक टाइम पे ये डिसाइड किया था कि दीपक चहर को नहीं खिलाना है, जबकि इंडियन क्रिकेट में उनके जैसे प्लेयर की जरूरत थी जो आके नई गेंद कर सके, नंबर 8 पर बैटिंग कर सके। तो दीपक चहर अगर इंडियन क्रिकेट की स्कीम ऑफ थिंग्स से जिस वजह से बाहर चले गए, और आईपीएल में भी सेम स्टोरी आपको रिपीट होती हुई नजर आएगी। अब दीपक चहर आके परफॉर्मेंस भी वो नहीं हो रही है ना। पहली चीज क्या था कि दीपक चहर पहले आते थे तो कम से कम एक मैच खेला तो परफॉर्मेंस तो दे रहे थे, गेंद के साथ बल्ले के साथ छोड़ दीजिए, बल्ले से उतनी एक्सपेक्टेशन शायद मुंबई इंडियंस को नहीं होंगी, बट गेंदबाजी, नई गेंद स्विंग कराना, विकेट निकालना, इधर तो क्या हो रहा है, आ रहे हैं पिटाई हो रही है, 15-15 20-20 रन एक एक ओवर में दे के पहले ही ओवर में प्रेशर डलवा देते हैं मुंबई इंडियंस की टीम के ऊपर। तो उनको खिलाना ना खिलाना ऑलमोस्ट बराबर है। सेम स्टोरी शार्दुल ठाकुर के साथ भी है, और आई थिंक डिफरेंट तरीके से उनको यूटिलाइज करने की कोशिश की गई है। बट ये प्लेयर तो मुंबई इंडियंस को कम से कम वो कर देना चाहिए कि भैया नमस्ते, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज जो मुंबई इंडियंस को आपने दी हैं। उसके अलावा जो बाकी मेन प्लेयर हैं, जो मैंने बड़े बड़े प्लेयर्स की बात की, उनको तो आप हिला नहीं सकते, बट इनके अराउंड में जो प्लेयर्स हैं जहां पर स्कोप है, जिनको आप ठीक कर सकते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी रही हार्दिक पांड्या की कप्तानी की बात, सीजन जैसा जा रहा है, जिस जगह पर ये खत्म करेंगे वो चेंज अगले साल जरूर होगा। और आई थिंक मुंबई इंडियंस के लिए अब कुछ नहीं बचा है, ये सब कुछ ट्राई करके देख चुके हैं, जो भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन थे। अभी तो इन्होंने रघु शर्मा को भी खिला लिया, उन्होंने कम से कम अच्छी गेंदबाजी की। फास्ट बॉलिंग में मेरे हिसाब से मोहम्मद इजहार जो है वो इकलौते फास्ट बॉलर बच गए हैं जिनको अभी इनको खिलाना है। अगर उनको खिलाएंगे, कुछ परफॉर्मेंस कर देंगे, तो अगले साल के लिए इनकी उम्मीदें जिंदा हो जाएंगी, जैसे सीएसके ने पिछले साल किया था। सीएसके ने बड़ा स्मार्टली किया था, जब आईपीएल रुका था तो उन्होंने नए नए प्लेयर्स लाए, उनको खिलाया। और देखो, जब ये सीएसके शुरू में हार रही थी तो मैं लगातार कह रहा था कि सीएसके ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। भले ही हो सकता है सीएसके ये सीजन भी क्वालिफाई ना करे, लेकिन अगले सीजन के लिए सीएसके की टीम बनने लग गई है। चाहे आप अभी देखिए, कार्तिक शर्मा ने भी 50 रन फाइनली बना दिए, उर्मिल पटेल हैं, आयुष मात्रे हैं, डेवॉल्ट ब्रेबिस हैं। तो नए नए प्लेयर कम से कम वो लेके आए। और देखो, नए प्लेयर जब आप लेके आते हैं ना, तो टीम धीरे धीरे ही बनती है। ट्रांजिशन का दौर जो होता है वहां पर आपको हारना भी पड़ सकता है, लेकिन मुंबई इंडियंस तो अपने मेन कोर प्लेयर्स के साथ खेल करके भी हार रही है। तो एटलीस्ट अब अगले सीजन की तैयारी जब करेंगे, तो हारेंगे तो कम से कम कुछ आउटकम तो मिलेगा ना। अगले सीजन के लिए आपको तैयार होता हुआ प्लेयर मिलेगा जो जसप्रीत बुमराह के साथ गेंदबाजी कर सके। स्पिन डिपार्टमेंट में आपको, जैसे रघु शर्मा ने एक मैच अच्छी गेंदबाजी की, देखो बाकी मैचेस में क्या कर सकते हैं, क्या स्किल सेट और लेके आते हैं, आपके लिए मिडिल ओवर्स में विकेट टेकर हो सकते हैं। मुंबई इंडियंस के साथ यह है कि आप हमेशा देखते हैं कि स्पिनर्स उनकी एक प्रॉब्लम रहते हैं। स्पिनर्स कभी मुंबई इंडियंस में बहुत अच्छे आपने नहीं देखे। बल्लेबाजी तो हमेशा स्ट्रेंथ रही, जब वो टीम चैंपियन थी तो उधर केरन पोलार्ड से लेके हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या लोअर मिडिल ऑर्डर में रहते थे, ऊपर रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर थे। तो बैटिंग ठीक थी। इस साल भी आप देखो, बैटिंग ऑलमोस्ट वही है, कोई चेंज थोड़ी है। वहां पर आपके पास इंप्रूवमेंट ही हुआ है। आप रियान रिकल्टन को देखो तो अच्छी बैटिंग उन्होंने की है। विल जैक्स लेट आए, ये जरूर एक पॉइंट रहा कि विल जैक्स अगर शुरू में आते तो प्लानिंग डिफरेंट होती, उनका रोल डिफरेंट होता, टीम का कॉम्बिनेशन डिफरेंट होता। लेकिन विल जैक्स के लेट आने से थोड़ा बहुत इस टीम की बल्लेबाजी पर फर्क जरूर पड़ा है। आप कह सकते हैं हारे हैं चूंकि, इस बात को आप और कह सकते हैं। अदरवाइज बैटिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं थी वैसे उतनी ज्यादा, गेंदबाजी में जरूर मुंबई इंडियंस की प्रॉब्लम थी। तो ये तो ही मुंबई इंडियंस की बात। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स को तो पूरा ओवरऑल करना पड़ेगा। और जो बात मैं अभी ट्रेंट बोल्ट के लिए कह रहा था, वो बात निकोलस पूरन पर जरूर लागू होती है। और निकोलस पूरन के रन ना बनाना एक प्रॉब्लम है, दूसरा निकोलस पूरन का नंबर चेंज करना दूसरी प्रॉब्लम है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लखनऊ सुपर जायंट्स को भी अब ऋषभ पंत के बियॉन्ड देखना पड़ेगा। संजीव गोयन का बहुत इंपेशेंस बनता है, और मुझे नहीं लगता कि वो अगले सीजन ऋषभ पंत के साथ कंटिन्यू कर पाएगा, इस टीम के साथ कंटिन्यू कर पाएगा। अगले सीजन आप ये देखेंगे कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी, पेशेंस, ये आप इस टीम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जिस टीम में मालिक का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा रहता है कि टीम ऐसे खेलेगी, 11 ऐसे खेलेगी, हम ऐसे खेलेंगे, वो ऐसे बनेगा, ये सब चीज़ें ना बड़ी इफेक्ट करती हैं टीम को। मैंने शुरू में भी कहा था, तब 1-2 मैच जीत गए तो लोग मुझे कह रहे थे कि अरे आप ऐसी बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में, ऐसा नहीं है। इस टीम ने पूरी कोशिश की इस सीजन, पूरा मीडिया हाइप क्रिएट की जाए कि भाई साहब इससे बेटर बॉलिंग नहीं है, इससे बेटर बैटिंग नहीं है। ये टीम तो अब तक, इससे पहले आईपीएल इतिहास में ऐसी टीम किसी टीम ने नहीं खिलाई होगी। लेकिन गेंदबाजी जरूर इन्होंने इस बार थोड़ी इंप्रूव की थी। इंडियन फास्ट बॉलिंग लेके आए थे, मोहम्मद शमी ने अच्छी गेंदबाजी की। 1-2 मैचेज उनके बीच में जो इंजरी वाले थे वो
खराब हुए। मोहसिन की इंजरी ने इनको काफ़ी तंग किया, इवन पिछले 2-3 साल से मोहसिन की इंजरी ने इनको काफ़ी तंग किया है। अगर मोहसिन खान फिट रहते और सारे मैचेस खेलते तो बहुत फर्क डाल सकते थे। मयंक यादव की भी इंजरी, तो फास्ट बॉलिंग की इंजरी से काफ़ी परेशान रहे, बट अपने पैर पे कुल्हाड़ी भी तो इन्होंने खुद मारी है ना। आपने कोई फॉरेन फास्ट बॉलर ढंग का नहीं लिया। आप देखो जिन टीमों के पास अच्छे फॉरेन फास्ट बॉलर हैं जो अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उन टीमों की स्टोरी डिफरेंट है। और जिन टीमों के पास अच्छे फॉरेन फास्ट बॉलर नहीं है या परफॉर्म नहीं कर रहे, लाइक मुंबई इंडियंस के पास ट्रेंट बोल्ट हैं और वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो मुंबई इंडियंस की स्टोरी जो है वो आपको एकदम डिफरेंट नजर आ रही है। बाकी लखनऊ की बल्लेबाजी में आई थिंक मिच मार्श भी वो प्लेयर अब नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी थोड़ा बहुत एक साल में आप देखो वो स्ट्रगल ही किए हैं। एक सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अच्छा रहा। तो आई थिंक जैसे मुंबई इंडियंस की टीम को कुछ जगहों पर नए नए प्लेयर लाने की जरूरत है, बट लखनऊ की टीम में तो बहुत बड़ा चेंज होगा अगले सीजन। ये जो टीम आपको दिख रही है, इस टीम का जो कोर है ना, वो कोर ही चेंज होगा फिर से। ये जैसे पंजाब की टीम को आपने कुछ साल देखा था कि एकदम नई स्लेट पे आके पूरी टीम फिर से लिखी जाती थी, वैसे ही कुछ होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के साथ। अदरवाइज इस टीम की स्टोरी बदल ही नहीं सकती, क्योंकि प्रॉब्लम टॉप ऑर्डर में भी है, मिडिल ऑर्डर में भी है, लोअर मिडिल ऑर्डर में भी है, ऑलराउंडर्स में भी है, फिर फास्ट बॉलिंग में भी है, फॉरेन फास्ट बॉलर। मतलब इस टीम में ऐसा कोई स्पॉट नहीं है, ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो। किसी और टीम में आप देखेंगे कि आपको दिखेगा अच्छा यहाँ इनकी बॉलिंग कमजोर है, यहाँ पर स्पिनर नहीं है, यहाँ पर ऑलराउंडर नहीं है, यहाँ पर फिनिशर नहीं है। यहाँ तो हर जगह प्रॉब्लम है। हाँ कुछ पॉजिटिव है, जैसे मुकुल चौधरी जैसा प्लेयर इनको मिल गया जो फिनिशिंग में इनके लिए अच्छा कर सकता है। बाकी पुराने प्लेयर तो इन्होंने जितने बनाए थे वो सबके सब खो दिए। अब रही बात इन दोनों फिसड्डी टीमों के मुकाबले की, तो मुझे तो लगता है कि दोनों टीमें आपस में भी खेलेंगी तब भी हार जाएंगी, जैसा इनका खेल अभी तक हमने देखा है। बट आई थिंक मेरा वोट हमेशा मुंबई इंडियंस की तरफ जाता है। मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस की टीम में अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, कभी ना कभी जरूर जीतेंगे। तो 10 बाय आई विल से कि मुंबई इंडियंस। आप लोग का नजरिया क्या है जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।